IVM। कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है, लेकिन इंग्लैंड में चल रही टेस्ट सीरीज को अगर हम देखें तो लग रहा है मैच अपने आप को दोहरा रहा है। क्योंकि अगर आप नॉटिंघम टेस्ट मैच याद करें, मैच का अंतिम दिन याद करें, तो 150 प्लस का स्कोर चाहिए था भारतीय टीम को वो टेस्ट मैच जीतने के लिए। बारिश की वजह से वो मैच नहीं हो पाया। अब मजे की बात यह है कि अगर लॉर्ड्स टेस्ट मैच के 5वें दिन पे हम नजर डालें तो 154 रन की लीड है भारत के पास। उनके पास 4 विकेट सुरक्षित हैं और ऐसे में इस टेस्ट मैच के रिजल्ट आने की पूरी पॉसिबिलिटी है बशर्ते बारिश यहाँ पे मैच में खलल न डाले। अब लॉर्ड्स में क्या कुछ गलतियां भारतीय टीम ने की हैं, क्या टीम सिलेक्शन में जो प्रयोग हो रहे हैं वो क्या भारतीय टीम के लिए फायदेमंद हो रहे हैं? क्योंकि ये कयास लगाए जा रहे थे कि लंदन में अगर एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाया जाए लॉर्ड्स के मैदान पे तो शायद वो बेहतर हो सकता था। और जिस तरह से मोइन अली को टर्न मिला मैच के चौथे दिन, उससे ये बात एक बार फिर चर्चा में आ गई। फिर एंडरसन वर्सेस विराट जो एक ड्रामा देखने को मिला टेस्ट मैच के चौथे दिन, उस पर भी आगे बातचीत करेंगे। और अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा को क्या संजीवनी देने का काम किया है शत की साझेदारी में ने जो चौथे दिन हमने देखा लॉर्ड्स के मैदान पर, इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। और उससे भी बड़ा मुद्दा तो यह है कि क्या भारतीय टीम 2007 के बाद सीरीज जीत पाएगी, जिसकी शुरुआत क्या लॉर्ड्स से होगी, ये बड़ा सवाल है। और इन तमाम सवालों के जवाब आज हम जानेंगे। हमारे साथ सवा करीम है, पूर्व सेलेक्टर और क्रिकेटर हमारे साथ हैं। अयाज मेमन हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आया सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। 154 रन है जेब में और ऋषभ पंत है मैदान पर। अब कितना जेब वो भर पाएंगे रनों से, क्योंकि उम्मीदें सब उन पे टिकी हुई है। कल मैं शेन वॉर्न का एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, उनका कहना है कि ऋषभ पंत जब तक क्रीज में है मैच में कुछ भी हो सकता है। और मैं ऐसा क्रिकेटर देखना पसंद करता हूँ जो जिसकी बल्लेबाजी देखने के लिए रात भर नींद ना आए। बेशक, देखिए मेरे ख्याल से ऋषभ पंत ऐसे बल्लेबाज है जो यानी आपको जो भी आप काम कर रहे हैं उसे हटाकर मैच देखने पर मजबूर कर देते हैं। बहुत ही आक्रामक अंदाज है उनका। और मेरा मानना यह है कि अगर 1 घंटा 1.5 घंटा खेल लेते हैं 70-80 मिनट, तो आपको 70-80 रन मिल जाएंगे। उसमें से 80% या 90% रन ऋषभ पंत के खुद के हो गए। तो इंग्लैंड की कोशिश होगी कि जल्द से जल्द ऋषभ पंत को आउट करें। लेकिन ऋषभ पंत अगर खेलते हैं और पारी को खींच सकते हैं, क्योंकि ना भूलें इंडिया के टेल एंडर्स में कुछ दम नहीं है ज्यादा रन बनाने के लिए। हालांकि पहले टेस्ट में बुमराह ने कुछ साथ दिया था, लेकिन अगर 70-80 रन बनते तो ये मैच बहुत ही रोमांचक हो जाएगी। क्योंकि आखिरी दिन 4th इनिंग्स में 200 रन 210 रन बनाना आसान नहीं होगा इंग्लैंड के लिए भी। और अगर रूट जैसे बल्लेबाज को, जो रीढ़ की हड्डी है इंग्लैंड टीम की, अगर उसको उनकी विकेट जल्दी जाती है तो ये एक्चुअली उलटफेर भी हो सकता है। ऐसा लगता है कि शायद इंडिया मैच जीत सकती है। जी सवा भाई, एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो स्टैट है वो मैं बता दूं अपने व्यूवर्स को भी, अपने दर्शकों को भी, कि इंग्लैंड में जब भी हमने 300 प्लस का स्कोर पहली बारी में बनाया, हम कोई टेस्ट मैच हारे नहीं है कभी। तो ये एक अच्छी शुरुआत हम कर सकते हैं इस चर्चा की है। पॉजिटिव साइन है कि हमने 300 प्लस पहली बारी में बनाया और 200 का टारगेट हम रखते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं, लॉर्ड्स की लड़ाई हम जीतने में कामयाब हो जाए। देखिए, वो तो मुमकिन है राजीव, पर मैंने भी ये बात कही है कि अगर भारत ने पहली पारी में 350 सुपर रन बना लेता है तो फिर वो टेस्ट मैच जीत सकता है। पर मेरे कहने का मतलब ये भी था कि उसके जवाब में जो विपक्षी टीम है उसको इतना बड़ा स्कोर नहीं करना चाहिए था। तो वहां पर मुझे लगता है चूंकि इंग्लैंड ने एक बढ़त ले ली है तो इसी वजह से एक प्रकार का ट्विस्ट आ गया है टेस्ट मैच में। हाँ, मैं मानता हूँ कि आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, विशेष करके पहला घंटा। अगर ऋषभ पंत मैदान पर खड़े रहते हैं और अगर भारत यहाँ से 50-60 रन और जोड़ लेता है, तब मुझे लगता है कि इंग्लैंड के लिए बहुत ज्यादा कठिन होने वाला है। क्योंकि ये 5th डे का विकेट है, यहाँ पर विकेट बहुत ज्यादा ड्राई हो गया है, वेरिएबल बाउंस भी है। तो ना ही केवल स्पिनर्स को मदद मिलेगी पर पेस बॉलर्स को भी मदद मिलेगी। आपको याद है कल जिस प्रकार से मार्क वुड ने आउट किया था पुजारा को, वो एक गुड लेंथ बॉल एरिया से वहां से बॉल ऊपर ऊपर आ गई थी और कुछ कर नहीं पाए चेतेश्वर पुजारा। तो अगर इस तरह का बाउंस 5th डे विकेट में और अगर मिलने लगेगा तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड के लिए बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा। खैर, वो अलग बात है। पहला काम हमारा यही है कि अभी जो हमारे पास विकेट्स हैं ये सब मिलजुल कर करीब 50-60 रन अगर जोड़ लेते हैं तब मुझे लगता है कि बहुत ही दिलचस्प ये 5th डे होने वाला है लॉर्ड्स टेस्ट मैच में। सवा भाई, एक सवाल है आपके लिए। हमारे व्यूवर कसार है, उनका ये कहना है कि ये अनफेयर नहीं है कि हर बार हम ऋषभ पंत को ही एज अ मैच विनर देखते हैं और ज्यादा प्रेशर उनपे क्रिएट हो जाता है। और ऑस्ट्रेलिया कभी गिलक्रिस्ट पे इस तरह का कोई प्रेशर नहीं डालती थी जो प्रेशर ऋषभ पंत इन दिनों हैंडल कर रहे हैं। तो प्रेशर तो हम लोग डाल रहे हैं अंदर जो खिलाड़ी है उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है।
मुझे लगता है ये दर्शा रहे हैं कि उनका प्रोफाइल कितना बढ़ गया है इस समय भारतीय टीम में। जी और वो एक परमानेंट मेंबर हो रहे हैं धीरे धीरे करके, ना ही केवल टेस्ट मैच में पर मल्टी फॉर्मेट में। और इतने युवा खिलाड़ी हैं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में उनका रोल और ज्यादा बढ़ने वाला है। तो ये दबाव नहीं है ऋषभ पंत के ऊपर, जी ये सिर्फ हमारे एक्सपेक्टेशंस है उनके तरफ से, क्योंकि हमें लगता है कि उनमें इतनी ज्यादा प्रतिभा है। और मुझे लगता है कि जब एडम गिलक्रिस्ट खेलते जी थे, जब भी वो जाते थे, जहां तक मुझे याद है, नंबर 7 पर खेलने के लिए, वहां पर भी हम लोग इस तरह की बातें किया करते थे। जी सर, क्योंकि अगर अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा की शतकीय साझेदारी हम हटा दें, तो ऐसा लग रहा मैच तो कल ही हाथ से निकल गया था। और हम हमारे बल्लेबाज कोई सबक नहीं ले रहे। ये एक बड़ा लेसन देखने को मिल रहा है, वो चाहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप देख ले या नॉटिंघम टेस्ट मैच देख ले। कल की पिच में तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया जिसमें बात हम पिच को लेकर करें। बहुत इजी बैटिंग कंडीशंस लग रही है वहां। जो रूट ने 180 रन नॉट आउट की पारी खेल दी है, बड़ा एग्जाम्पल उन्होंने सेट कर दिया 2 मैचों में 2 शतक लगा के, कि विपरीत परिस्थितियों में आप रन बना सकते हैं। अब ये एक तो शतक की साझेदारी में के बारे में आया सर, बताएं क्या संजीवनी थी दोनों बल्लेबाजों के लिए? देखिए, मेरे ख्याल से जहां तक भारत की बल्लेबाजी का सवाल है, उसमें खास करके दूसरी पारी में, पहली पारी में मैं मानता हूं कि स्कोर जाना चाहिए था 450 450। एक बहुत अच्छे पोजीशन में थे। पहले दिन पर 3 ही विकेट गिरी थी, 270 से ज्यादा रन थे, तो कम से कम 150 रन और जोड़ सकते थे, जोड़ना चाहिए था। लेकिन पारी जो है 364 में सिमट गई। पूरा इक्वेशन बदल जाता है गेम का, क्योंकि जैसा सभा ने बताया, इंग्लैंड ने भी ना सिर्फ 364 को पार किया, एक लीड भी ले ली, और 27 पर 2 विकेट हो गई थी इंडिया की। तो 0 पर 2 विकेट पे आपकी शुरुआत हुई दूसरे सेकंड इनिंग्स की। मेरा मानना यह है कि एक केएल राहुल को छोड़ दें और चेतेश्वर पुजारा, दोनों को ही अनप्लेएबल डिलीवरी मिली मार्क वुड से। एक तरह से आप कह सकते हैं कि रविंद्र जडेजा को बहुत ही एक मास्टर क्लास डिलीवरी मिली मोइन अली से। लेकिन बाकी जो विकेट थे, रोहित शर्मा, विराट कोहली, खास करके अजिंक्य रहाणे 61 रन बनाने के बाद मोइन अली कॉट बिहाइंड हो गए, कट खेलने की कोशिश, जो उनकी एक्चुअली मोइन अली ने उनको काफी बार इस तरह से आउट किया है। तो ये विकेट्स जो थे बहुत बहुमूल्य थे। इनकी तरफ से और ज्यादा रन बनने की उम्मीद थी। और सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग होगा मेरे ख्याल से रोहित शर्मा जिस तरह से आउट हुए, क्योंकि उनको एक लालच देकर आउट किया। और विराट कोहली को एक पैटर्न बन गया है सीरीज में, एक ट्रेंड बन गया है कि उनको आप आउटसाइड दी ऑफ स्टंप 5वें या 6ठे या 7वें स्टंप पे खिलाएं, तो कहीं ना कहीं वो एज करेंगे और आउट हो जाएंगे जल्दी। ना सिर्फ जल्दी, पहली इनिंग में 42 तब आउट हो गए, इस बार 20 रन। अच्छा, ऐसा लग रहा था कि अपने लय में आ गए। 2018 का फॉर्म शायद फिर से जाहिर करेंगे, लेकिन फिर से जल्द आउट हो गए थे। 2014 का फॉर्म वापस आ गया उनका, 2018 का नहीं। सभा भाई, क्योंकि बात विराट की छिड़ गई है और हम चेतेश्वर और अजिंक्य रहाणे की शतकीय साझेदारी पे आगे बहुत डिटेल में बातचीत करेंगे, क्या वैल्यू थी। लेकिन मैं आपको बता दूं, तीनों महारथियों का जो स्कोर है 2021 में, यानी कि विराट, पुजारा और रहाणे, दोनों एक तो 30 से नीचे एवरेज से बैटिंग कर रहे हैं। 27.10 का जो बैटिंग एवरेज है वो विराट का है। चेतेश्वर पुजारा का भी 27 का ही है, और अजिंक्य रहाणे का 19 का बैटिंग का एवरेज है। ये दर्शाता है कि कितना प्रेशर है मिडिल ऑर्डर पर। और ये अगर टॉप ऑर्डर, अगर हम के राहुल की कुछ पारियां हटा दें, या जिस तरह से शुभमन गिल और रोहित ने ऑस्ट्रेलिया में कुछ अच्छे स्टार्ट दिए, इंग्लैंड में अच्छे स्टार्ट दिए, तो हम बेसिकली बैटिंग में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं सभा भाई। हाँ, और इसके बारे में कई बार हम लोगों ने बात की है राजीव। ये बहुत बहुत बड़ा संकट है भारतीय टीम के ऊपर, कि जब तक आपके मिडिल ऑर्डर 3 में से या 4 में से कम 2 रेगुलरली कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, आप बड़े बड़े टेस्ट मैचेस या फिर बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं आपको जीतने में बहुत कठिनाई होगी। देखिए, हमारे घर में जो मैचेस हुए थे इंग्लैंड में, वहां पर कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि हमने एक स्पिनिंग ट्रैक दिया था, वहां पर आपके स्पिनर्स ने अच्छी गेंदबाजी कर दी, तो वहां पर कभी दबाव उस प्रकार का आया नहीं बल्लेबाजों के ऊपर। पर जहां जरूरत है, जहां पर आवश्यकता है मिडिल ऑर्डर को कंट्रीब्यूट करने की, वहां पर अगर आप कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो फिर समस्याएं आपके लिए बढ़ती जाएंगी। और यही हो रहा है अभी तक। इसीलिए बहुत जरूरी है जो 3 4 5 की जो ऑर्डर होता है, की जो जगह होती है, इसका महत्व बहुत ज्यादा होता है। और कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमारे लोअर ऑर्डर ने बेल आउट किया। पहले टेस्ट मैच में भी यहाँ पर हम लोगों ने देखा था। हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर ले, वहां पर भी कुछ वही हुआ है। तो यहाँ से निकलना आपको बहुत जरूरी है। तो चाहे वो विराट कोहली हो, अजिंक्य रहाणे हो या चेतेश्वर पुजारा हो, इन सभी के पास इतना ज्यादा अनुभव तो मुझे लगता नहीं कि टेस्ट क्रिकेट में किसी भी टीम के पास होगा, जितना अनुभव हमारे इन तीनों बल्लेबाजों के पास है। इसीलिए हमारी उम्मीदें बहुत ज्यादा है इन तीनों खिलाड़ियों से। और जैसा कि आज ने कहा कि अगर आपके डिसमिसल में एक पैटर्न है,
तो उसको आपको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। आज माइकल एथर्टन का मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, उन्होंने बहुत बहुत बड़ी बात कही कि जो रूट ने कोविड-19 के समय बहुत ज्यादा मेहनत की है, उन्होंने अपने डेटा एनालिस्ट को कहा कि पिछले 2 सालों में उनका जो डिसमिसल्स रहा है उसको आप मुझे दें, और उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की अपने बल्लेबाजी के ऊपर। इसका मतलब यही है कि वो ये जानने का प्रयास कर रहे थे कि उनका पैटर्न ऑफ डिसमिसल क्या है, क्या वो गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से आउट हो रहे हैं, और उसको उन्होंने एड्रेस किया है, वहां पर उन्होंने अपनी कमजोरियों को दूर किया है, और उसके बाद ही इतना इतना बड़ा स्कोर हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर नहीं, श्रीलंका में उन्होंने दोहरा शतक लगाया, हमारे यहाँ आकर उन्होंने पहले टेस्ट मैच में एक शतक लगाया, उसके बाद खैर विकेट बहुत ज्यादा कठिन हो गया था उनके लिए। यहाँ पर जैसे ही उनको समय मिला, बैक टू बैक 200 उन्होंने लगा दिए। तो ये नतीजा है उनकी मेहनत का। मुझे लगता है उसी प्रकार से हमारे तीनों बल्लेबाजों को सोचना होगा, ध्यान देना होगा, और प्रयास यही करना होगा कि यहाँ से एक स्ट्रांग रिकवरी हो और स्ट्रांग कंट्रीब्यूशन होना चाहिए इन तीनों बल्लेबाजों का। और आया सर, थोड़ी सबड्यूट बैटिंग भी हो रही है। अगर हम पिछले कुछ दौरों के अपेक्षा इंग्लैंड में हम तुलना करें, कहीं ना कहीं हम डायलेमा में फंसे हैं कि हमें डिफेंसिव खेलना है या हम अपने कुछ शॉट्स को जरूरत से ज्यादा रोक रहे हैं, जिसकी वजह से रन भी कम बन रहे हैं, और जब विकेट गिरते हैं तो अचानक प्रेशर इतनी बुरी तरह से आता है कि बल्लेबाजी बिखर जा रही है। अब हम कल देख रहे थे 206 गेंदें खेली हैं चेतेश्वर पुजारा ने अपना 45 रन बनाने के लिए, 146 गेंदें अजिंक्य रहाणे ने खेली। अब 200 गेंदों पे 46 बना रहे हैं, 20 रन भी एक्स्ट्रा और बना दे तो टीम का भी फायदा है और खुद का भी फायदा है। ये परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। आपको लग रहा है सर कि नेचुरल गेम जो है या नेचुरल जो शॉट्स खेलने जाने चाहिए, खराब गेंदों पे भी हम उसका यूटिलाइज नहीं कर पा रहे? बेशक, मेरे ख्याल से देखें, ये जैसे सभा ने कहा, ये बल्लेबाज जो है रूकीज नहीं है, पहले या दूसरे टेस्ट मैच नहीं खेल रहे हैं या पहला सीरीज नहीं है, ये 5-7-10 साल से खेल रहे हैं बैट्समैन जो है, रहाणे है, कोहली है और पुजारा भी जो है। तो दिक्कत हो गई इंडिया के लिए कि कोई इन तीनों में से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है इनिंग्स को, जा रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तीनों ही आउट ऑफ फॉर्म है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बैट्समैन आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं, लेकिन लगातार 3 बैट्समैन आपके नंबर 3, 4, 5 अगर तीनों ही आउट ऑफ फॉर्म हो तो इनिंग्स जो है वो फंस जाती है। और मेरे ख्याल से ओपोनेंट्स जितने भी है वो ये सब जानते हैं अब कि तीनों ही बहुत ही वल्नरेबल है। पुजारा और रहाणे के ऊपर तो सवाल उठ गए थे कि उनकी जगह बनती है या नहीं टीम पे, और विराट कोहली जो विश्व के सबसे बेहतरीन बैट्समैन माने जाते थे, उनके ऊपर ये प्रेशर और एक्सपेक्टेशन ज्यादा आ गया। मुझे तो लग रहा है अब ये टीम के भी बेस्ट बैट्समैन नहीं है फिलहाल जो इनका फॉर्म चल रहा है, तो वर्ल्ड की बात तो करना बेकार है। तो तीनों ही बैट्समैन, अगर कोई तीनों में से एक चार्ज नहीं लेता है इनिंग्स का, तो आपका स्ट्राइक रेट जो है बहुत नीचे आ जाता है। बॉलर्स हमेशा, पूरा सेशन निकल गया लेकिन बॉलर्स ऑन टॉप थे, ऐसा कभी नहीं लगा कि रहाणे और पुजारा ने कंट्रोल कर लिया है और जो है ओवरटर्न कर दिया है, प्रेशर इंग्लैंड के बॉलर्स पे आ गया, ऐसा कतई नहीं लगा। तो एक विराट 20 इनिंग में ऐसा लग रहा था 4 बाउंड्री वाले कि शायद इस बार जो है वो कंट्रोल, अगर आप पेस करते हैं अपनी इनिंग्स को और पहले जैसा अथॉरिटी के साथ खेलते हैं तो इंडिया का स्कोर या लीड अभी फिलहाल होती 200 रन के करीब, और फिर तो खतरा जो अब नजर आ रहा है वो इतना खतरा नहीं होता था, क्योंकि तीनों ही बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे और विराट जल्दी आउट हो गए। बहुत लंबी सेंचुरी की पार्टनरशिप हुई, लेकिन अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा, और काम जो है हाफ कंप्लीट कर रह गया ना, क्योंकि आपने इतना लंबा खेला, अपनी पोजीशन अच्छी, प्रेशर था, उसको अच्छी तरह से टैकल किया, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के बाद बहुत जल्द आउट हो गए, तो इंडिया की पोजीशन जो है वही हल्की की हल्की रह गई। सवा भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है जो अयाज भाई कह रहे हैं, उसी को आगे ले जाते हुए थोड़ी सी बात हमारे एक और व्यूवर है कसार, उनका है कि क्योंकि नंबर 3, 4, 5 अच्छे फॉर्म में नहीं है, अब इसकी वजह से दिक्कत ये हो रही है कि हम 6 बैट्समैन खिलाने पे हमें विचार करना चाहिए आगे। एक तो उनका ये सवाल है क्योंकि तीनों बैट्समैन आपके अच्छे फॉर्म में नहीं है, और जडेजा को अगर आप एज अ बैटिंग ऑलराउंडर खिला रहे हैं तो क्या ये ज्यादा समय तक काम करेगी ये रणनीति, जिस तरह का फॉर्म दिखा रहे हैं नंबर 3, 4, 5? देखिए, मुझे लगता है कि जडेजा का जो टेम्पलेट बना हुआ है, जिस तरह से उनको खिलाया जा रहा है, उन्होंने अपने एक्सपेक्टेशंस से और ज्यादा परफॉर्म किया है, और मुझे ये कॉम्बिनेशन सही लग रहा है। अब अगर आप एक और बैट्समैन खिला देंगे, इसका मतलब है कि आप अपने 3, 4, 5 को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और टेस्ट मैच में आप प्रोटेक्शन के हिसाब से मैदान में नहीं उतर सकते हैं। आप टेस्ट मैच में उतरते हैं मैच को जीतने के लिए, और मैच जीतने के लिए मेरे विचार से ये सही कॉम्बिनेशन है। तो अगर आपको परिवर्तन करना है तो जो कॉम्बिनेशन है उसको उसमें आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको प्लेयर्स को, ये रिसोर्सेज को चेंज करने की जरूरत है। मैं ये कह रहा हूँ, अगर टीम मैनेजमेंट को ये लगता है, पर मुझे लगता है कि ये जो कॉम्बिनेशन है वो सही है। पुजारा और अजिंक्य रहाणे जैसे बैट्समैनों को आप रेस्ट देना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने पारी खेली, आपने सही कहा, वो संजीवनी मिल गई है इनको, क्योंकि पुजारा को तो यही गेम है, उनसे हम ज्यादा इस और अलग प्रकार से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं।
अब कल जो पारी रही है पुजारा या अजिंक्य रहाणे की, जो साझेदारी उन्होंने निभाई है, उसी वजह से मुझे लगता है कि भारत थोड़ा बहुत गेम में बना हुआ है। अगर वहां जी पर भी 1-2 विकेट जल्दी गिर जाते और ये प्रयास में कि मेरा इंटेंट सही होना चाहिए, मैं थोड़ा और अटैकिंग खेल लूं, तो वहां से फिर काम बनता नहीं हमारा। तो कम से कम कल इन साझेदारी की वजह से ही हम अभी भी गेम में बने हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये अब भारत को ये सोचना है कि क्या जो जिस प्रकार की चेतेश्वर पुजारा बल्लेबाजी करते हैं, उस तरह की बल्लेबाजी की आवश्यकता है कि नहीं? अगर है तो उनको आप और मौका देते रहिए, क्योंकि इससे हम्म ज्यादा स्टेबिलिटी और कोई खिलाड़ी आपको प्रदान करेगा नहीं। पर अगर आपको ये लगता है कि नहीं, हमको 3, 4, 5 या फिर नंबर 3 पर हमें एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो और ज्यादा पॉजिटिव, और ज्यादा अटैकिंग बल्लेबाजी करे, रोहित शर्मा जैसा, फिर आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि भारत इस तरह के रिसोर्सेज के साथ ज्यादा कंफर्टेबल है। ये अच्छी बात है कि पुजारा और अजिंक्य रहाणे ने रन बनाए हैं कल। कठिन जी। परिस्थिति में आकर उन्होंने रन बनाए हैं। मुझे लगता है ये जो कॉम्बिनेशन है अभी भी काम कर रहा है भारत के लिए। यार सर, कल मैच के 16वें ओवर में एक अजीब सी घटना भी हमने देखी। विराट वर्सेस एंडरसन, ये सीरीज हर कोई देखना चाह रहा था बतौर बल्लेबाज और गेंदबाज कैसा करते हैं। बट एक अलग तरीके का मुकाबला हो गया जब वो गेंद उठाने गए और विराट कोहली उनसे भिड़ गया और उनका ये कहना था कि आप बैकयार्ड में नहीं टहल रहे हैं, जो आप बीचों बीच पिच पे भाग रहे हैं। अब ये एंडरसन ने लगातार उनको परेशान किया है, उसका फ्रस्ट्रेशन था। या कैसे आप देखते हैं उसको? ये तो एम्पायर का काम है रोकना, इसमें बैट्समैन क्या कर सकता है? नहीं, देखिए मेरे ख्याल से टेंशन तो जाहिर है, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा एंडरसन से ही था और एंडरसन ने सबसे हम्म बेहतरीन गेंदबाजी भी की है इस सीरीज में। और सबसे ज्यादा प्रेशर जो लाया है इंडियन बैट्समैन पे वो एंडरसन ही है। और एंडरसन वर्सेस कोहली एक एक्चुअली मॉडर्न गेम की बहुत अच्छी जबरदस्त राइवलरी है। अगर आप जी 2014 देखें तो जिस तरह से एंडरसन ने हर इनिंग आफ्टर इनिंग विराट को परेशान किया था, और फिर जिस तरह से विराट की वापसी हुई 2018 में, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से उन्होंने लेसन जो सबक थे वो सीखे और आके हम्म लगभग 600 रन बना दिए उस सीरीज में। यार हालांकि सर, उस वो बार किताब भी कहाँ गुम हो गई? जिस लेसन से 18 में रन बनाए, वो किताब कहीं रखा है राजकुमार सर के पास है? कहाँ रह गई वो किताब? लेसन लेसन भूल कैसे गए? देख मेरे ख्याल से आउट ऑफ फॉर्म तो है। बड़े से बड़े बल्लेबाज जो होते हैं वो लीन ट्रॉट में जाते हैं। ये पेंडेमिक का एक दौर भी चल रहा है, कितना प्रैक्टिस किया है कितना नहीं किया है, किस तरह से प्रैक्टिस किया है। जैसे सभा ने बताया कि जो रूट जो है वो पूरा डेटा एनालिसिस खुद का किए, पता नहीं इंडियन बैट्समैन ने भी शायद किया होगा। लेकिन एक जरूर एक हल्कापन नजर आ रहा है बल्लेबाजी में विराट कोहली के, जो मास्टर बैट्समैन हम्म है, जो अथॉरिटी। और मैं एक तरह से थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच है मेरा, जो सभा ने बात किया कि आपके पास सबसे पुराने ओवरसीज जब हम जाते थे 2000 साउथ अफ्रीका गए, इंग्लैंड गए, ऑस्ट्रेलिया गए, तब हमेशा परेशानी होती थी कि आपको ओपनिंग में स्टार्ट नहीं मिल रहा है और पूरी जिम्मेदारी आ जाती थी विराट पे और पुजारा पे या रहाणे पर। फिलहाल ये बात नहीं है। एक्चुअली आपको ओपनिंग स्टैंड मिल रहा है। रोहित और राहुल ने 4 इनिंग में से 2 बार तो आपको अच्छा स्टैंड दिया है। प्रॉब्लम ये हो हम्म गया है कि आपका जो मिडिल ऑर्डर जो जाके कंट्रोल करना चाहिए गेम को, जो अथॉरिटी के साथ खेलना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। अब पुजारा का अप्रोच 22 पर 2 पर भी वही होगा जो 125 पे 1 पे है। तो फिर मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आप गेम को सेटअप नहीं कर सकते हैं और वो प्रॉब्लम जी बन रहा है। 22 पे 2 मैं समझता हूँ कि आपका अप्रोच बिल्कुल चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर आप 150 पे 2 है या 150 पे 1 है तो आपका अप्रोच डिफरेंट होना चाहिए। और पहली जी इनिंग में अगर वो अप्रोच होता तो आप 450 रन बनाते और ये आपकी हालत ये नहीं होती। वेरी गुड पॉइंट राजीव, वेरी गुड पॉइंट जो यार ने वेरी यहाँ पे गुड पॉइंट। उठाया जी है जी जी जी, आप बात पूरी करें अपनी। कि ओपनर्स अगर आपको स्टेबिलिटी प्रदान कर रहे हैं, तो फिर नंबर जिस तरह से विराट कोहली खेलते हैं, आते ही वो ट्राई करते हैं डोमिनेट करने के लिए, उनका जो स्ट्राइक रेट रहता है वो ऊपर रहता है। जब आप 100 पे 1 विकेट गिरा है, 2 विकेट गिरा है, तो वहां से आप चाहते हैं गेम को और आगे बढ़ाएं और मैच को कंट्रोल करें। तो इसीलिए यार ये बहुत जरूरी है कि अब टीम मैनेजमेंट को ये सोचना कि क्या आपको आपको एक पुजारा की जरूरत है या फिर आपको एक और अटैकिंग प्लेयर की जरूरत है जो नंबर 3 पर आकर बल्लेबाजी करे। क्या विराट कोहली नंबर 3 पर आ सकते हैं बल्लेबाजी करने के लिए? तो ये सारा चर्चे का विषय जरूर हो सकता है। एक और बात है राजीव और रियाज, जी विराट के बारे में मुझे लगता है कि ये अप फॉर डिस्कशन है। मुझे ये लग रहा है कि क्या एक कप्तान के रूप में बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जा रहे हैं कप्तानी से, जिसकी वजह से उनका जो प्रॉपर फोकस होना चाहिए बल्लेबाजी पर, अपने गेम के ऊपर, वो हट तो नहीं गया है। और ये कई बार होता है कप्तानों के साथ। आप जितने महान महान कैप्टन रहे हैं पास्ट में, अगर आप देखेंगे रिकी पॉन्टिंग के साथ भी यही हुआ था। कई सारे बड़े बड़े कप्तानों का मैं नाम ले, सौरव गांगुली को आप देख लें, उनके साथ भी बीच में ऐसा ही हुआ था। तो कई बार आप
आप कप्तानी को लेकर इतने ज्यादा कंज्यूम हो जाते हैं, कैप्टेंसी स्ट्रैटेजी में कौन से खिलाड़ी को खेलना है, किसको किसको बाहर रखना है, और ये तब भी होता है जब आप कई साल से कप्तानी कर रहे हैं, तो आप बहुत ज्यादा ओवरवेल्ड हो जाते हैं कप्तानी से। और फिर वहां पर ये एक फेज आता है जिसके कारण से आपका जो गेम है, वहां से आपका जो जो प्राइमरी स्किल है, वहां से आपका फोकस थोड़ा बहुत हट जाता है। तो क्या ये हो रहा है विराट कोहली के साथ? मुझे लगता है ये सारी बातों पर विचार जरूर करना चाहिए। बिल्कुल, और विराट की खराब फॉर्म की वजह से भारतीय टीम लगातार अक्सर टेस्ट मैचों में खासतौर से बहुत संकट में फंस रही है। आया सर, इस पे बहुत विस्तार से उनकी टेक्निक पे बातचीत करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो कुछ इस मैच में हुई घटना, एक तो एंडरसन और विराट के बीच में जो भिड़ंत हुई, फिर एक और घटना हुई 38वें ओवर में जब स्पाइक से बॉल को रोकने की कोशिश की गई और बॉल को दबाया गया। अब मैं आपकी और सभा भाई की भी राय जानना चाहूंगा, अगर आप स्पाइक से बॉल को दबा रहे हैं तो क्या वो बॉल टेम्परिंग है या नहीं? वीरेंद्र सहवाग ने उस पर्टिकुलर वीडियो को निकाल के सोशल मीडिया पे डाल के लिखा है, और अभी आधिकारिक रूप से कोई जो शिकायत है वो नहीं गई है, बट क्या ये बॉल टेम्परिंग में आता है? स्पाइक से बॉल को दबा दें क्योंकि नेल्स होती है उसमें। देखिए, मेरे ख्याल से तो प्लेयर्स को इस बात के लिए यह जानकारी होनी चाहिए कि आप स्पाइक्स पहने हैं। ऐसा तो नहीं कि आपने जूते पहन कर पता नहीं स्पाइक्स है या नहीं है। और अगर स्पाइक्स यूज करते हैं आप बॉल के ऊपर स्टेप करने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये एक इन्फ्रिंजमेंट हो सकता है लॉ का। तो मेरे ख्याल से प्लेयर्स कॉन्शियस होना चाहिए। ये हो सकता है कि जानबूझ के नहीं किया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैच रेफरी या जो भी है वहां पर उनको इस पे एक एटलीस्ट वार्निंग देनी चाहिए, ताकि आगे चल के ऐसी चीजें, यानी अगर इस मैच में आपने अलाउ कर दिया, पास ऑन कर दिया, तो आने वाले कई और मैच में कोई और प्लेयर कर देगा। इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज ना हो, कहीं और सीरीज चल रही हो, तो वो कहेंगे भाई आपने यहाँ पे नहीं देखा था, तो जानबूझ के नहीं किया है, एक्सीडेंटली हो गया है। तो एक वार्निंग की बहुत जरूरत है। एंड मेरे प्लेयर्स को ये भी इसके बाद इस बात की तवज्जो देनी चाहिए कि उनको क्या हरकतें कर रहे हैं फील्ड पे, क्योंकि आजकल 28, 30, 32 कैमरा जो है, आप कुछ भी कोई भी चीज जो है, ये नहीं है कि आप उसको कर ले और पकड़े नहीं जाएगा कैमरा पे। शोभा भाई, एंडरसन वाला जो आपने एपिसोड देखा जब उन्होंने कहा कि आप बैकयार्ड पे नहीं टहल रहे, विकेट पे भाग रहे हैं, विराट कोहली ने और वो ऑडियो साफ हम सबने सुना है। अब मुद्दा ये है कि जब अंपायर वहां खड़े हैं, अंपायर क्या विराट कोहली की कद की वजह से चुप रह गए? क्योंकि ये काम विराट कोहली का नहीं है बताना कि आप पिच पे भाग रहे हैं या कहाँ से बॉल उठा रहे हैं। ये काम है अंपायर का देखना है कि वो डेंजर जोन में आए हैं कि नहीं आए। नंबर एक सवाल। और दूसरा, फिर अंपायरिंग उसमें मुद्दा आता है कि जब ऑलिवर रॉबिन्सन ने बॉल फॉलो थ्रू में रोकने के बजाय जूते से बॉल को मारा दूसरे फील्डर की तरफ, और दूसरे फील्डर ने उसको पैर से ही रोका, स्पाइक से रोक के, और काफी देर तक उसको जूते के नीचे रखा। क्या ये चीजें एम्पायर्स को नहीं देखनी चाहिए? क्यों इसमें खिलाड़ी इन्वॉल्व हो? जरूर देखनी चाहिए। और रियाज ने सही कहा कि आपको पहले ही आपको बताना पड़ेगा प्लेयर्स को। और मेरे विचार से जो ऑली रॉबिन्सन ने किया है, ये एक स्ट्रिक्ट ऑफेंस है। और यहाँ पर मुझे याद है 1-2 बार पहले 1-2 टेस्ट मैच में वहां है जहां पर पेनल्टी लगाई गई है टीमों के ऊपर। और अगर आप स्ट्रिक्ट नहीं है इस तरह के रूल्स को फॉलो करने में, तो फिर उन रूल्स की आवश्यकता क्या है? और ये एक्सीडेंट तो हो ही नहीं सकता है ना। बॉल पे चढ़ना तभी एक्सीडेंट हो सकता है अगर आप फॉलो थ्रू में ही बॉल के ऊपर चढ़ गए, या फिर फील्डिंग करते समय अनायास आपका पैर पड़ गया है बॉल के ऊपर। तो वहां पर मैच रेफरी या अंपायर्स हैं, उनको ये देखना चाहिए था। अगर ये डेलिब्रेट है तो यहाँ पर रिप्रिमांड करना चाहिए प्लेयर्स को, पेनल्टी लगनी चाहिए। तभी तो आप रोकेंगे इस तरह की हरकतों को। और अगर आप पहली बार में इस तरह के ऑफेंस को रोकेंगे नहीं, तो फिर कोई भी खिलाड़ी कहेगा और वही एग्जाम्पल देगा कि पहली बार तो हो चुका है इसके पहले, और हमें उस वक्त आपने कोई कार्रवाई की नहीं, तो अभी आप क्यों कार्रवाई कर रहे हैं? और विराट कोहली के साथ राजीव, मैं ये कहना चाह रहा था कि मैच रेफरी बनाया इसीलिए, मैच रेफरी का एक दर्जा जो दिया है क्रिकेट में, जो 25-30 साल पहले नहीं होता था या 40 साल पहले नहीं होता था, वो इसी वजह से कि कुछ ऐसी चीजें होती है फील्ड पे शायद जो अंपायर्स की नजर में नहीं आती है इमीडिएटली, लेकिन मैच रेफरी जो है वो देखकर उसके ऊपर, मैच रेफरी का उनका एक दर्जा ये होता है कि फॉर्मर क्रिकेटर है, बहुत कुछ खेले हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है और उनके पास अथॉरिटी है, उनके पास ये पावर है कि आप एक्शन ले सकते हैं। तो मैच रेफरी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। ऑली रॉबिन्सन और जो भी है वो कहेंगे भाई हम तो ये कह रहे थे कि इंग्लैंड का सबसे अव्वल नंबर का स्पोर्ट फुटबॉल है, इसीलिए हम लोग ने पैर से पास किया और पैर से रोका। लेकिन मैच रेफरी है, उनको बताना पड़ेगा कि भाई आप क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, और इसी वजह से आपको ना सिर्फ वार्निंग हो रही है लेकिन आपको फाइन भी होगा। तभी जाके ये जो है प्लेयर्स के दिमाग में, जहन में उतरेगा, वरना तो कुछ प्लेयर्स जो है
गर्मा गर्मी में कुछ भी कर लेते हैं। अब सबा भाई, मैं यहाँ पर मुद्दा ये भी है कि अंपायर्स का जो टेक्नोलॉजी आई उसकी वजह से सम्मान क्या मैदान पे कम हुआ है। मुझे अच्छी तरह याद है डेविड शेफर्ड को या डिकी बर्ड को कभी कोई कुछ कहने की कोशिश करता तो वो कहते थे आप अपना काम करें, मुझे अपना काम करने दें। अब तो विराट कोहली खुद अंपायर का काम करने लगते हैं कभी कभी। तो ये क्या थर्ड अंपायर आने से या टेक्नोलॉजी आने से ये जो मैदान के अंपायर से उनका सम्मान थोड़ा कम हुआ है? होना तो नहीं चाहिए राजीव। टेक्नोलॉजी की वजह से अंपायर्स को और ज्यादा एम्पावर किया गया है। जी। अब तो और ज्यादा आपको फिर आप मैचों को यूज नहीं स्कोर कर रहे हैं, करना आप ये है। कह रहे हैं अपने पावर को यूज नहीं कर रहे हैं हाँ, अंपायर। आपको जो पावर्स दिए गए हैं आईसीसी द्वारा, जो रूल्स द्वारा, उनको आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको अपनी अथॉरिटी को एग्जर्ट करना पड़ेगा। और कई सारे अंपायर इस तरह से करते हैं कि बहुत जल्दी वो पकड़ लेते हैं, बहुत जल्दी वो प्लेयर्स के साथ बात करते हैं। वहां पर कम्युनिकेशन की बात हो रही है अब। और एक और जो एक परिवर्तन देखने को मिल रहा है अब ये है कि अब आईसीसी का ये कहना है कि अंपायर्स का मतलब ये नहीं है कि आपके पास उस तरह की अथॉरिटी है कि आप अपने आप को इम्पोज करें। अब ये मानना है आईसीसी का कि आप बातचीत से ही सुलह करवाएं। इसी वजह से हो सकता है कि मुझे लग रहा है कि इस समय उस तरह का पावर हमें मैदान में देखने को नहीं मिलता और इसी वजह से कोई अगली इंसिडेंट देखने को नहीं मिल रहे हैं। अब लड़ाई नहीं होती है मैदान पे। हाँ, एक दो बार स्लेजिंग हो जाती है पर बहुत जल्दी अंपायर जो है स्टेप इन करते हैं उसको और ज्यादा आगे बढ़ाने से। तो मुझे लगता है कि ये दोहरी क्या बोलते हैं उसको दो तरह का मुझे लगता है कि ये एटीट्यूड देखने को मिलता है अंपायर के अंपायर्स का। कैरेक्टर्स दिखते हैं। हाँ, जी। हाँ, पर एम्पावर किया गया अंपायर्स को। अगर आप रूल्स के हिसाब से चलेंगे तो कोई भी खिलाड़ी जो है वो नियम को तोड़ नहीं सकता है। आया सर, अब क्योंकि टेस्ट मैच में हमने देखा मोइन अली की गेंदें काफी कुछ बॉलर रफ से घूम रही थी, कुछ तेज वो डालते हैं, इसकी वजह से भी उनको फायदा मिला। जिस तरह से रविंद्र जडेजा खासतौर से बोल्ड हुए, कितना बड़ा रोल आज स्पिनर्स का आप देख रहे हैं, खासतौर से रविंद्र जडेजा को क्या एक लंबा स्पेल आप डालते हैं यहाँ पे देख रहे हैं? मेरे ख्याल से देखिए 5वें दिन की पिच है, जैसे सभा ने कहा कि थोड़ी बाउंस जो है इनकंसिस्टेंट है, टर्न भी दे रही है, तो मेरे ख्याल से जडेजा पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगी इंडियन टीम। 4 तेज गेंदबाज तो है ही, उनको शायद छोटे छोटे बर्स्ट में यूज करेंगे और जडेजा जो है ज्यादातर बॉलिंग डालेंगे। लेकिन मोइन अली भी जो है मेरे ख्याल से सबसे पहला जो एक कॉम्पिटिशन होगा वो ये देखने वाला होगा कि इमीडिएटली न्यू बॉल लेते हैं या क्या करते हैं। कल तो कोशिश यही थी न्यू बॉल लेने की जो रूट की, और किस तरह से ऋषभ पंत का अप्रोच होता है। लेकिन दिलचस्प बात ये भी है कि मोइन अली का रिकॉर्ड इंडिया के खिलाफ बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा रहा है विकेट लेने में। तो क्या एक गैम्बल करेंगे, एक ललचाएंगे ऋषभ पंत को कि बड़े स्ट्रोक्स मारे मोइन अली के खिलाफ, और अगर उस मारने में वो आउट होते हैं तो एक बहुत ओपन सिचुएशन है फिलहाल। शुरुआत में कल की बात जो टैक्टिक उनकी थी कि न्यू बॉल लेना है, शायद आज ना हो, डिपेंड्स ऑन द वेदर ऑल्सो। लेकिन जहां तक जडेजा का सवाल है, मेरे ख्याल से जडेजा जो है बहुत की फिगर बन के आए हैं इस मैच में आखिरी दिन पर। सभा भाई, मैच में थोड़ा सा और विश्लेषण करें, उससे एक और इंसिडेंट आ गया कल, क्योंकि इंसिडेंट बड़े ढेर सारे हुए हैं लॉर्ड्स के मैदान पे। अब बैड लाइट को लेके विराट कोहली, रोहित शर्मा सारे बालकनी में आ गए, लेकिन ऋषभ पंत उनको देख ही नहीं रहे, वो क्या कुछ इशारा कर रहे हैं। अब ये बताएं कि बैट्समैन को ज्यादा दिख रहा होगा जो सेंटर में है, या बालकनी से वो बताएंगे कि बैड लाइट हो गई है अब तुम वापस आ जाओ? तो ये भी एक मुझे तो बड़ा हंसी वाली बात लग रही थी कि बैट्समैन पे कुछ तो छोड़े, कि कप्तान अगर सब कुछ कर लेगा, अंपायरिंग भी कर लेगा, बाहर से बता भी देगा, तो बचेगा क्या करने के लिए अंदर? अब तो रूल्स जो है बहुत क्लियर हैं। बैड लाइट वो डिपेंड करता है अंपायर के ऊपर, और अंपायर्स वेट करते रहते हैं कि लाइट मीटर क्या नंबर दिखा रहा है। और पहले दिन या दूसरे दिन जिस लाइट पे मैच को रोका गया है, अगर रोका गया है, तो वही वाला पैटर्न जो है वो पूरे टेस्ट मैच में ही चलता है। तो यहाँ पर ना तो अंदर में खिलाड़ी जो खेल रहा है वो कुछ कर सकता है, या फिर बाहर से चाहे कप्तान हो या कोच हो या कोई भी हो, जितने भी आप वहां से बातें कर लें, उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो उसकी आवश्यकता थी नहीं मेरे हिसाब से। और अंदर में जो खिलाड़ी है वो उसको भली भांति मालूम है कि कब उसे बैड लाइट के लिए अपील करना है। और अब तो बैड लाइट की अपील होती ही नहीं है, क्योंकि अब तो सब कुछ निर्भर करता है अंपायर के ऊपर। जैसे उनको लगता है कि लाइट खत्म हो रही है, वो लाइट मीटर अपना निकालते हैं चेक करने के लिए, और अगर उनके मुताबिक लाइट कम हो गई है तो फिर वो मैच को रोक देते हैं। कल मुझे लग रहा है वो जो असमंजस था वो इस वजह से था कि अगर वो नई बॉल लेते तो फिर मुझे लगता है कि मैच आगे हो नहीं सकता था। और जैसे ही जो रूट ने ये डिसाइड किया था कि वो नई बॉल लेंगे, तभी वहां पर अंपायर ने इंटरवीन किया और कहा कि भाई उस नई बॉल के साथ फिर हम इस लाइट में मैच नहीं खेल सकते हैं, और इसी वजह से मैच को रोक दिया गया। तो ये तो बहुत ही सरल सा था। वहां पर चाहे विराट कोहली कुछ कह लें या फिर अंदर में जो दो बल्लेबाज है वो कुछ कर लें, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन बहुत एग्रेशन दिख रहा था लॉर्ड्स की बालकनी में, ऐसा
ऐसा लग रहा था कि यासर की अगर नहीं बैट्समैन वापस नहीं आए तो कहीं विराट कोहली शर्ट ना उतार दे दादा की तरह, कुछ वैसा माहौल बन गया था। बहुत ज्यादा एग्रेशन लग रहा था, और ये एग्रेशन सिर्फ और सिर्फ बैटलैंड को लेके था। रोहित शर्मा भी ज्वाइन कर गए उस जो भी इशारे चल रहे थे बालकनी से। अब ये क्या फ्रस्ट्रेशन है कि रन ना बना पाने का, क्या है पूरा मुद्दा? या ऋषभ पंत सुनते ही नहीं है, वो अपना डीआरएस भी अपने हिसाब से लेते हैं और बैटलाइट की अपील भी अपने हिसाब से करेंगे। मेरे ख्याल से ओवरऑल फ्रस्ट्रेशन तो है ही, क्योंकि मैच जो पहले दिन लगा था कि बिल्कुल कंट्रोल में है इंडिया के, वो धीरे 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 करके 3 दिन में आपके हाथ से निकलती हुई गई है। और कहीं ना कहीं ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ता हुआ आ रहा है। कैप्टन है, वाइस कैप्टन है, सीनियर प्लेयर है रोहित शर्मा, कुछ तो मेरे ख्याल से साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने की भी कोशिश की, आप बैल्कनी में खड़े रह के अपना जो फ्रस्ट्रेशन इजहार करें तो शायद अंपायर भी इंप्रेस हो जाएंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट सिचुएशन प्लेयर्स के लिए, दोनों ही टीम के लिए ये है कि आखिरी दिन पर आप अपने आप को जाके प्रूव करें। ये मैच बहुत ओपन है, बहुत ही दिलचस्प एक सिचुएशन पे है। और जैसे पहले सभा पर हम लोग बात कर रहे थे कि ये नहीं है कि इंडिया बिल्कुल डिस्काउंट कर दे। आप अगर 70, 80, 60 रन भी बनते हैं, 200 पार कर लीजिए, साइकोलॉजिकली बहुत बड़ा लैंडमार्क हो सकता है इस मैच में। अगर 210, 220 का टारगेट हो तो इंग्लैंड के लिए इतना आसान नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप 4-5 ओवर में इनिंग सिमट गई या ऋषभ पंत जल्दी आउट हो गए, तो फिर एडवांटेज जो है पेंडुलम बहुत इंग्लैंड की तरफ घूमता हुआ नजर आएगा। और शायद इसीलिए तमाम भारत के क्रिकेट फैंस ये कह रहे हैं कि लॉर्ड्स की लड़ाई जीतो विराट भाई। अब ये विराट भाई बल्लेबाजी में तो कुछ कर नहीं पाए, अब गेंदबाजों को कैसे इस्तेमाल करते हैं और रविंद्र जडेजा का क्या कुछ रोल होगा टेस्ट मैच के 5वें दिन, इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सबा भाई आपका और अयाज सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप भी खेल नीति के साथ रोज जुड़ सकते हैं सुबह 9:30 पर IVM के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। इसके अलावा मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल भेज सकते हैं @राजीव मिश्र मेरा ट्विटर हैंडल है। इसके अलावा खेल नीति के हर एपिसोड को आप सुन भी सकते हैं IVM ऐप पर, ivmpodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IVM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।